हेलो एस्पिरेंट्स। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में 15th आर्टिकल तक पूरे आर्टिकल देख के ख़त्म कर दिए थे। ठीक है, 12, 13, 14, 15 हमने ये आर्टिकल, चार आर्टिकल और उनके सारे सब आर्टिकल कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में वी विल ट्राई टू टेक 16, 17, 18 एंड 19। ये चार आर्टिकल आज हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और बहुत डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास टुडे फ्रॉम द आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या है? एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी में अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा है ये आर्टिकल। इसमें आर्टिकल 16 क्या बोलता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट जॉब, मतलब सब के सब ए इक्वल्स टू बी, ये वाला हिसाब बोलता है कि देयर शुड बी इक्वलिटी इन गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। ये और क्या बोलता है? देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आप किसी भी मजहब के हों, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप कोई भी हो, आपको क्या होगा, उसमें उसके बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे कोई भी एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। रेस, कास्ट, सेक्स। रेस मतलब आप किसी भी रेस से हो, कास्ट मतलब आप कोई भी कम्युनिटी से आ रहे हो, आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ सेक्स मतलब आप मेल हैं कि फीमेल, उस पर भी नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे आप लोग बोल रहे होंगे कास्ट, जैसे ही मैंने लिखा सबके कान खड़े हो गए होंगे, सर कास्ट गलत, कास्ट गलत, कास्ट गलत। एक्चुअल आर्टिकल 16 ये बोलता है। इसके बाद एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस में जो कम्युनिटी के लिए दिया जाता है वो मैं बताऊंगा आपको, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को पता है जैसे ही कास्ट मैंने बोला होगा सबके आपके कान खड़े हो गएंगे, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट रॉन्ग। आर्टिकल 16 में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, मतलब कि आप किसी भी रिलीजन के हो, आपके कम्युनिटी से क्या नहीं किया जा सकता है, उसमें आपको क्या नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता है। आप किसी भी रेस से हो, आपको रोका नहीं जा सकता है। पब्लिक अपॉर्चुनिटी में आप किसी भी स्टेट के स्टेट पीएससी में जाके क्या कर सकते हैं? एग्जामिनेशन भर सकते हैं। आप किसी भी सेक्स से हो, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, आपको क्या नहीं किया जा सकता? रोका नहीं जा सकता है एग्जामिनेशन भरने से। ठीक है, इसके बाद इसके साथ आपका डिसेंट हो गया, तो आपको नहीं रोका जा सकता है, किसी भी आदमी को किसी भी रीजन से, फेयर ट्रीटमेंट से नहीं रोका जा सकता है। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब आप कहाँ पैदा हुए हैं, आप सीजीपीएससी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हों, आप महाराष्ट्र में पैदा हुए हों, आप केरला में पैदा हुए हों, आप कश्मीर में पैदा हुए हों, आप नागालैंड में, आप सब भर सकते हैं क्या? सीजीपीएससी का एग्जाम। तो प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे भी नहीं। और रेसिडेंस का मतलब क्या है? भले ही भले आप छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हों और आप आंध्र प्रदेश में जाके रह रहे हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी आपका कोई रीज़न नहीं है कि आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा स्टेट में या कहीं भी। तो ये सारे रीजंस हैं, ये सारे दिया हुआ है आपका आर्टिकल 16 के अंदर। अब आपको एक्सेप्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, तभी आपको समझ आएगा कि एक्सेप्शंस जो हमारे देश में अभी चलता है वो क्या है। आर्टिकल 16 क्लियरली बोलता है कि इन सब चीज़ों के बारे में क्या नहीं किया जा सकता, कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रोका नहीं जा सकता है। अब एक्सेप्शंस में क्या है? सबसे पहला आर्टिकल 16(3) आपको पढ़ना है। तो 16(3) में क्या बोलता है? पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस बेस्ड रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन पोस्ट। जैसे कि गवर्नमेंट कुछ एग्जामिनेशन में, इसको समझिए, आर्टिकल 16 क्या बोलता है? पार्लियामेंट कौन कर सकता है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए आपको। पार्लियामेंट अगर प्रीलिम्स में आएगा तो आपको आंसर टिक करना है, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। अगर छत्तीसगढ़ में कोई एग्जामिनेशन है, कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का पोस्ट है, उसमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्लियरली क्या कर सकता है? ये रिक्वायरमेंट ला सकता है कि आप अगर डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ हैं, तभी आप क्या कर सकते हैं? इस एग्जाम को भर सकते हैं, या इस पब्लिक पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये कौन कर सकता है? ये जो है, आपको डोमिसाइल वाला क्राइटेरिया अगर सेट करना है तो ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आपके लिए सेट कर सकता है
कि अगर आपको छत्तीसगढ़ में इस पर्टिकुलर एक्स पोस्ट के लिए अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपको यू हैव टू बी द डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। इसमें से फिर आप बोलेंगे ये प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के अगेंस्ट जा रहा है, तो जी हाँ, इसीलिए मैंने बताया कि ये एक्सेप्शंस हैं, ये हमें और सब आर्टिकल्स हैं जिसमें अगर ज़रूरत आती है ऐसा, तब ऐसे किया जा सकता है। ये संविधान में हमारे प्रोविजंस हैं। इन जनरल अगर आर्टिकल 16 के अंडर नहीं बनाया है किसी पार्लियामेंट ने किसी स्टेट के किसी पोस्ट पे कि डोमिसाइल जरूरी है, तो ये नहीं किया जा सकता। तब आर्टिकल 16 एप्लीकेबल होगा, जिसमें क्या लिखा है, कोई रेसिडेंस, कोई डिसेंट या कोई प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। बट अगर आर्टिकल 16 ऑफ 3 के अंडर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर एग्जाम या पोस्ट के लिए ये बताता है कि डोमिसाइल इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट या नेसेसरी टू बी इन दैट पोस्ट, टू बी फिल्ड इन दैट पोस्ट, तब ये किया जा सकता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल, इसी में एक और एक्सेप्शन है 16 ऑफ 4। अब 16 ऑफ 4 क्या बोलता है, स्टेट कैन गिव रेस्ट्रिक्शन टू बैकवर्ड क्लास नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। तो यहां से ये एम्बिट खोलता है स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास, और जो अभी ईडब्ल्यूएस आपका आया है, इन सब के लिए ये यहां से एम्बिट खोलता है। क्या बोल रहा है ये आपका 16 ऑफ 4, स्टेट कैन गिव रिजर्वेशन, नहीं ईडब्ल्यूएस का नहीं होगा, SC ST एंड OBC। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ये ईडब्ल्यूएस नहीं होगा ना, गलती से मैंने बोल दिया। तो यहाँ ये क्लियरली बोल रहा है कि स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, वो अलग से स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब या OBC के जो लोग हैं, अगर उस स्टेट में उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ है। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब, जैसे 100 कलेक्टर हैं आपके देश में, डिप्टी कलेक्टर हैं 100 आपके देश में, प्रदेश में, अगर if we are having 100 deputy collector in our state and there are 80 to 90 deputy collector, you can say, from the general category, then there is not adequate representation. What is adequate representation? कि हमारे स्टेट में there is 32% tribal people and 14% OBC, 28% other general, other backward class people and 12% to 14% scheduled caste people. अब इनका कहना है अगर 32% ट्राइब है तो 32% कहीं ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन नहीं है किस पे, स्टेट के पोस्ट पे, तब ये किया जा सकता है। तो यही बोल रहा है, स्टेट कैन गिव रिप्रेजेंटेशन टू बैकवर्ड क्लास ऑन टू बैकवर्ड क्लासेस नॉट रिप्रेजेंटेड एडिक्वेटली, मतलब जो जिनका रिप्रेजेंटेशन सही रूप से नहीं हुआ है वहां पे उसके लिए किया जा सकता है। तो ये जो है आपका एक्चुअल में ये आर्टिकल 16 ऑफ 4 यूज करके ही रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो लाई जाती है। ठीक है, तो रिजर्वेशन पॉलिसी 16 ऑफ 4 के अंडर ही बनी है। तो अब आप बोले ना यहाँ पे जो कास्ट वाला है, सिर्फ कास्ट के बेसिस पे ऐसा नहीं कर सकते आप। यहाँ पे क्या बोला, क्लियर मेंशन है कि यहाँ पे एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा जब तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और है आपका, आप लोगों को पता होगा स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है प्रमोशन के ऊपर भी। मतलब आप बन गए तहसीलदार, तहसीलदार बनने के बाद भी आपको रिजर्वेशन मिलता है कि आप प्रमोट हो सकें। ठीक है, दैट यू विल गेट अ फास्टर प्रमोशन देन अदर। तो ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, ये आर्टिकल आपका 16(4)(a). 16(4) में रिजर्वेशन की बात हो गई, तो 16(4)(a) बोलता है कि स्पेशल प्रोविजन है ये, स्पेशल प्रोविजन फॉर प्रमोशन इन, सॉरी, फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन। और ये किसके लिए है बस, तो ये ओबीसी के लिए नहीं है, आपको पहले ही बता देता हूं मैं, ये सिर्फ और फॉर SC एंड ST। तो ये आपको पता होना चाहिए क्लियरली। ठीक है, तो ये चार आर्टिकल हम लोगों ने सब आर्टिकल लिख लिए हैं। चलिए आप इसके नोट्स लिख लीजिए। आर्टिकल 16, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट पॉइंट, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, equality of opportunity for all citizens in matter of employment or appointment
to any office under the state, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन एनी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, ये पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट, नो सिटीजन कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट और बी ineligible, no citizen can be discriminated against or be ineligible for any employment or office under the state on ground of religion, race, caste, sex, descent। डिसेंट का मतलब क्या होता है? एंसेस्ट्रली देखा जाता है कि आपके एंसेस्टर कहाँ से हैं। अगर ये क्राइटेरिया भी नहीं दिया जा सकता कि आपके एंसेस्टर कहीं छत्तीसगढ़ से हैं, तभी आपको क्या मिलेगा? उसका लाभ मिलेगा, तो ये भी अलाउड नहीं है इसमें, ठीक है। एंसेस्टर से होता है डिसेंट का मतलब, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। एक्सेप्शन लिखिए इसमें, पहला, पार्लियामेंट, अंडरस्कोर कर लो उसको, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब residence as a condition for certain employment or appointment in a state। कौन कर सकता है प्रिस्क्राइब ये चीज? तो ये अच्छे से पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में आएगा तो पार्लियामेंट कैन ओनली, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट in favor of any backward class that is not represented adequately in state services, ठीक है। then the next is, a law can be made to a religious institution, फिर से लिखिए एक बार इसको, a law can be made related to a religious institution where its governing member should belong to a particular religion। मतलब कि अगर मदरसा है तो वहाँ पे ये स्पेसिफिकली किया जा सकता है कि मदरसा में एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो उसकी गवर्निंग बॉडी ये बता सकती है कि पर्टिकुलर रिलीजन है तो वहाँ पे वही लोग गवर्न करेंगे, कोई और गवर्न नहीं करेगा, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट लिखिए, स्टेट इज परमिटेड टू मेक अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ up to state is permitted to make a provision for reservation of up to 10% of appointment of post in favor of any citizen belonging to economical weaker section। तो EWS का मैंने बता दिया आप लोगों को, 2019 में 103rd अमेंडमेंट एक्ट से लेके आया गया, और ये भी अंडर आर्टिकल 16 ही डाला गया है कि 10% रिजर्वेशन दिया जा सकता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। EWS कौन होते हैं? तो वो 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के लोगों को मिलता है, और गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड सम ऑफ द क्राइटेरियाज कि यू शुड हैव 900 स्क्वायर फीट से कम का लैंड होना चाहिए आपका। ये सब हमारे लिए जरूरत नहीं है, ऐसे कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं, आपके पास इतना ही लैंड होना चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें आप कहीं कर पा रहे हैं तो आप रहेंगे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में, ठीक है। 10% का आप बनवा सकते हैं फिर उससे। Now the next is Article 17। सबसे पहले दो चीजें इसमें लिख लीजिए, इट इज एब्सोल्यूट इन नेचर एंड ऑल्सो अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है? देखिए,
आर्टिकल 17 है क्या एक्चुअली में? आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है और उसके प्रैक्टिसेस को अबॉलिश करता है, किसी भी फॉर्म में हो। तो क्या लिखते हैं इसमें? आर्टिकल रहता है कि बोलता क्या है, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। व्हाट इज अनटचेबिलिटी? तो देखिए, अनटचेबिलिटी कहीं भी डिफाइंड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी लॉ में, ऐसे हम लोग को एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं हुआ है कि ये अनटचेबिलिटी है। ये हमने देखा है हमारे देश में काफ़ी सालों में, हजारों सालों से ये चला आ रहा है कि देयर इज़ अ वर्ना सिस्टम। हमारे देश में वर्ना सिस्टम है। सबसे ऊपर में आप देखते हैं वर्ना सिस्टम में तो माना जाता है वो कि जो ब्राह्मण्स हैं सबसे ऊपर हैं, देन द क्षत्रिय कम। ये बोला जाता है ब्रह्मा के हेड हैं द ब्राह्मण्स एंड द चेस्ट एंड द अपर पार्ट इज द क्षत्रिय। फिर जो आपका स्टमक वाला पार्ट है दैट आर वैश्य एंड द फुट पार्ट इज व्हाट, द शूद्रास। एक्चुअली में ये बोला भले जाता है, ये गलत एक धारणा भी आप बोल सकते हैं, गलत तो नहीं बोलेंगे इसको, बट इसमें एक्चुअली क्या था, पहले आप रिलीजियसली देखेंगे तो ये जो एक्चुअल में है ये क्या है, ये एक्चुअल में ऐसा बनाया गया था हमारे जो धर्म में, हिंदू धर्म में, कि जो ये चारों वर्ना सिस्टम है वो डिसाइड किस पे होंगे, तो दे विल बी डिसाइडेड एज पर द वर्क। ये आपके पैदा होने से ही आप उस कम्युनिटी में आ जाएंगे ऐसा कुछ था नहीं। और जो ये चीजें बाद में चलती गई और ऐसा बन गया कि जो भी पैदा हो रहा है, जैसे कोई क्षत्रिय पैदा हो रहा है क्षत्रिय के घर में तो वो क्या होगा, क्षत्रिय। कोई शूद्र पैदा हो रहा है शूद्र के घर में तो वो शूद्र हो जा रहा था। बट पहले ये जो एक्चुअल इसका बेसिस था वो था एज पर वर्क। अगर कोई पढ़ रहा है, लिख रहा है, पूजा पाठ में है तो वो ब्राह्मण हुआ करता था। अगर कोई लड़ाई कर रहा है, इफ ही इज अ वॉरियर, एनीबडी कैन बी क्षत्रिय एट दैट पर्टिकुलर टाइम। देयर वाज नॉट अ डिसाइडेड थिंग कि यही क्षत्रिय होगा इस घर में पैदा हुआ है तो, ठीक है। अब वो हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या था, जैसे क्षत्रिय है, कोई लड़ रहा है तो क्षत्रिय ही कहलाएगा वो, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया था, पहले क्या हुआ करता था, जो भी खेती किसानी कर रहा है ये सारी चीजें वो वैश्य हुआ करते थे, और जो भी साफ सफाई और ये सारी चीजों में रहते थे वो शूद्र कहलाया करते थे, ठीक है। तो ये सारा ऐसा बाइफर्केशन हमारे वर्ना सिस्टम में था, बट इट विद टाइम ये चीजें खराब होती गई और यहाँ पे अनटचेबिलिटी टाइप की चीजें आने लगी हमारे देश में। अब वो अनटचेबिलिटी टाइप की चीजें क्या थी, तो देखिए अनटचेबिलिटी एक्चुअली में क्या था, ऐसे तो वेल डिफाइंड है नहीं, आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि अनटचेबिलिटी वाज कि जो जो हिंदी में एकदम लेम लैंग्वेज में बोलते हैं छुआछूत टाइप का चीज। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि पहले के टाइम में जो विलेजेस होते थे उसमें किसी भी एक वेल है तो उस वेल से कोई भी लोअर कम्युनिटी का आदमी अगर अपर कम्युनिटी का आदमी वहां से निकाल रहा है तो इट वाज डेजिग्नेटेड फॉर देम। लोअर कम्युनिटी का आदमी वहां से वेल से नहीं निकाल सकता था पानी। इसके साथ और क्या था, जैसे आप कोई रास्ते से जा रहे हैं तो अगर रास्ते से अपर कम्युनिटी का आदमी जा रहा है तो लोअर कम्युनिटी का आदमी वहां से पास नहीं करता था, उनकी परछाई ना पड़ जाए। दीज वर द वेरी, यू कैन से दीज वर वेरी बैड थिंग्स दैट वर देयर अर्लियर। तो इसीलिए इसमें दो चीजें मैंने आपको पहले ही लिखाई कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में याद रखी गया एक लौता ओनली आर्टिकल जो है एब्सोल्यूट, हमारा फंडामेंटल राइट जो एक लौता फंडामेंटल राइट है जिसको कुछ भी टच नहीं कर सकते। इट इज एब्सोल्यूट इन नेचर, इट इज टोटली एब्सोल्यूट इन नेचर। मतलब वो जो है वो जैसा है वो फैक्ट है, उसको कोई टच नहीं कर सकता, दैट इज अनटचेबिलिटी। इट शुडेंट बी प्रैक्टिस्ड इन एनी फॉर्म। मतलब जैसे मैंने बताया ना 14-15 में हमने पढ़ा प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, चीजें दी हुई हैं कि ये चीजों में कर सकते हैं, ये में नहीं कर सकते। वहां डिफाइंड है ना कि इन चीजों में आप कर सकते हैं, इनमें नहीं। प्लेस ऑफ बर्थ है, रेसिडेंस है, सेक्स है, ये सब मतलब इसमें आप वो नहीं कर सकते डिफरेंशिएशन, और सारे कोई रीजन है तो कर सकते हो, उसमें ऐसा था। या पार्लियामेंट कोई लॉ ला सकता है तो सब आर्टिकल पढ़ लिया हमने कि क्यों ऐसा रिजर्वेशन पॉलिसी आ गया। बट आर्टिकल 17 में कोई सब क्लॉज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इट इज एब्सोल्यूट इन नेचर। अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज नॉट एट ऑल देयर। बस ये खत्म, यहीं पे खेल खत्म, बस ऐसा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है। अगर प्रीलिम्स में आता है कि एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट कौन सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 17 है। ऑल्सो ये और सारे राइट मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया आर्टिकल 12 में, 13 में, हमने 12-13 में देखा स्टेट और लॉ के बारे में। तो जो स्टेट का डेफिनेशन था उस हम लोग पूरे फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट पढ़ रहे हैं, प्राइवेट नहीं होगा, मैंने बताया था। बट ये एक लौता राइट है जो स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेट और प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट है। द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन विच हैज बीन एग्जिस्टेड इन इंडिया फॉर
very longer time is very bad in context. So our constitutional maker, देखिए आप मतलब रिसेंट एग्जांपल में जाएंगे तो बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी, द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर, द ड्राफ्टर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, इन माय सेंस कि मेरे को लगता है कि हमारे देश में जो पिछले पूरे 100 साल में कहीं देखे तो वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट आदमी जो आज तक हमने देखा है, वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक पर्सनैलिटी जो हमारे देश को मिला, और वो अच्छा हुआ उस टाइम पे मिला, सो दैट आर कॉन्स्टिट्यूशन इज सो ब्यूटीफुली मेड। तो वो थे बी आर अम्बेडकर जी। आप कभी मौका पड़े ना आपको, तो आप उनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पढ़िए, मतलब मौका पड़े तो क्या उन्होंने डिबेट्स किए हैं। ही वॉज सो फ्यूरियस इन नेचर, उनको काट पाना, उनकी बातें, ही हैड्स, उनको मतलब प्रिपेयर होके रहते थे हमेशा। ही हैज फैक्ट्स, ऑल द की पॉइंट्स टिप ऑफ द हैंड में रहते थे उनके। तो बी आर अम्बेडकर जी वॉज वेरी वेल रेड। और आपको जो कहीं स्टोरी पता हो ना उनकी, ही हैड बीन थ्रू अ लॉट थ्रू आउट हिज लाइफ। अगर 1947, आज से 70 75 78 साल पहले ये स्थिति थी कि व्हेन ही वाज स्टडीइंग, उनको क्लास के बाहर बैठा के पढ़ाया जाता था। तो आप समझ रहे हैं द सिचुएशन, द मेंटल हैरेसमेंट दैट पर्टिकुलर टाइम में उनके। देखिए, एक टाइम, एक एज हो जाता है तो फिर भी आप चीजें समझ पाते हैं, आप मतलब आप समझ पाते हैं कि हो रहा है, चलिए गलत है फिर भी हो रहा है। पर आप छोटे होते हैं ना, नेसेंट स्टेज में होते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में इट हैम्पर्स योर मेंटल एबिलिटी टू ग्रो। आप सोचिए उस पर्टिकुलर टाइम में वी से कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम स्ट्रगल, द पीपल वाइल स्टडिंग से कि वी आर स्ट्रगलिंग, वी आर डूइंग लॉट ऑफ स्ट्रगल वाइल स्टडिंग सीजीपीएससी, यूपीएससी या कोई भी एग्जामिनेशन के लिए। यार एग्जामिन नहीं कर, नथिंग इज देयर स्ट्रगल। क्लासरूम में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के, एसी में बैठ के, कूलर में बैठ के, यू आर नॉट एट ऑल स्ट्रगलिंग, दैट वाज द स्ट्रगल। आप सोच के देखिए वो आदमी के लिए, जब वो क्लास के बाहर, पूरी क्लास अंदर बैठी होती होगी और वो दरवाजे के बाहर बैठ के जब पढ़ रहे होंगे, दैट वाज द स्ट्रगल एंड दैट शुडेंट बी हैपन। इसीलिए अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका कोई भी वॉयलेशन करता है तो उनको पनिशमेंट भी दिया जाता है। और कौन से किसके अंडर दिया जाता है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। ठीक है, बहुत सारी चीजें थी इसके बारे में बताने को। पहले टेंपल नहीं घुसने दिया जाता था, अगर कहीं पे टेंपल में भंडारा लगा है, कुछ लगा है, तो उनको अलग से खाना दिया जाता था। तो देयर वर लॉट ऑफ थिंग डिस्कस करने जाएं तो इस पे। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब आर्टिकल 17 के बारे में आप नोट्स लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए, आर्टिकल 17, हेडिंग डैश लगा के लिखिए, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 17 abolishes untouchability and forbids its practice in any form. Second point, the phrase quote unquote में लिखिएगा, untouchability is not defined either in the constitution or in the act. Untouchability, third point, untouchability offense act of 1955 was amended in 1976 and renamed as, फिर अनकोट कोट में लिखिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955। ठीक है, तो ये बोला जाता था, इसको अमेंड कर दिया गया। एक और लाइन लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट दिस राइट इज अवेलेबल टू दिस राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल and constitutional obligation of the state to take necessary action to ensure that this right is not violated। ठीक है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। देन आर्टिकल 18 लिख लीजिए। आर्टिकल 18 देख लेते हैं हम लोग। क्या आर्टिकल नेक्स्ट देख लेते हैं? आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या बोलता है? आर्टिकल, ये है आपका एबॉलिशन ऑफ टाइटल।
देखिए, जब आज़ादी के पहले हमारे देश में क्या हुआ था किंग, महाराजा, काफ़ी सारे क्या होते थे आपके टाइटल्स हुआ करते थे। तो इन ये पर्टिकुलर आर्टिकल बोलता है देयर शैल बी नो टाइटल कन्फर्ड, देयर नो टाइटल शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। मतलब स्टेट जो है हमारा इंडिया जो है वो किसी भी आदमी को कोई टाइटल नहीं देगा। जैसे आपको पता होगा, हम लोग कई बार देखते हैं राय बहादुर, खान साहब, ये सारे वर्ड ब्रिटिशर्स दिया करते थे किसको, लोगों को, जिनको जो लोग उनके उनको लगता था एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं या फिर एक अच्छा काम किया है किसी ने, तो ये सारे उनको क्या देते थे, टाइटल दिया करते थे लोग। ठीक है, अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो काफ़ी लोगों के पास ये टाइटल थे, राय बहादुर, खान साहब, खान बहादुर। तो ये टाइटल जो थे ये एक डिफरेंस क्रिएट कर दे रहे थे हमारे देश में, क्या कि राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट चले जा रहे थे। तो इस हमारे राइट टू इक्वलिटी में क्या बोला जाता है कि हर एक आदमी इक्वल है हमारे देश में, कोई अलग टाइटल नहीं, कोई अलग कोई भी चीज़ नहीं। तो ये आर्टिकल 18 उसी लिए लाया गया था और उसमें क्लियरली लिखा था नो टाइटल शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। मतलब स्टेट कहीं भी आपको नहीं बोल सकता कि, अगर आप क्रिकेटर हैं तो आप अपने सामने देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब प्रोफेशनल पोस्ट्स हैं। तो प्रोफेशनल पोस्ट के लिए नहीं है ये, ठीक है। वो पोस्ट के आगे आप लगा सकते हैं, लोग लगाते हैं डॉक्टर, जैसे आप कोई किसी कुछ भी नाम है आपका, डॉक्टर सुनीता सिंह, ये ऐसे लगाते हैं लोग। अब इसके बाद इंजीनियर, जैसे आई एम इंजीनियर, तो मैं लगा सकता हूँ ER अमन यादव, तो ये इंजीनियर भी लगा सकते हैं आप। बट जो प्रोफेशनल पोस्ट नहीं है, ठीक है, तो उन जगहों पे आप क्या यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी आपको टाइटल नहीं दिया जा सकता है। जैसे पहले आपको पता है राजा, महाराजा, महाराजा दिलीप सिंह जुदेव, तो महाराजा दिलीप सिंह बोला जा रहा था उनको, मगर वो एक्चुअल में टाइटल उनके गवर्नमेंट डाटा या किसी भी चीज़ में नहीं लिखा जा सकता था आज़ादी के पहले, ठीक है। जैसे कि आपके नवाब साहब हैं, जैसे सैफ अली खान के पिताजी थे, उनको नवाब पटौदी, नवाब पटौदी जी, पटौदी क्या तो नाम था उनका यार, नवाब से स्टार्ट किया जाता था उनका। तो वो नवाब बोला भले जाता था बोलचाल की भाषा में, बट वो एक्चुअल में कोई टाइटल नहीं था, ठीक है। इट हैज बीन अबॉलिश, राय बहादुर जैसे बोला जाता है, ये सारी चीजें। सिविलियन को जो ऑनर दिया जाता है वो टाइटल बैंड है, सिविलियन टाइटल जो ये होते थे ना वो बैंड है हमारे यहाँ, ठीक है। अब आपको और पता होना चाहिए, आप जो कई लोग बोलते हैं ना हम लोग कि भारत रत्न, क्या सरकार अवार्ड देती है, सरकार के 3-4 टॉप अवार्ड्स हैं, उसमें भारत रत्न आता है, पद्मा अवार्ड्स आते हैं। तो ये सारे जो टाइटल्स दिए जाते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर को मिला या अमिताभ बच्चन को मिला, तो ये उसको प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में यूज नहीं कर सकते। मतलब वो ऐसे बोला जा सकता है कि पद्मश्री अवार्डी सचिन तेंदुलकर जी आ रहे हैं, ठीक है। बट पद्मश्री सचिन तेंदुलकर ऐसे नहीं बोला जा सकता, मतलब अपने नाम के सामने वो नहीं लगा सकते वो टाइटल को, या सचिन तेंदुलकर पद्मश्री ऐसा भी नहीं, सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों में ये यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, तो मैंने बताया ना आपको, एकेडमिक टाइटल है तो डॉक्टर उन्होंने लगाया था, ही वॉज PhD, तो आप लगा सकते थे। बट सर अब्दुल कलाम ऐसे नहीं लिख सकते आप, सर एक टाइटल हो जाएगा, ठीक है। सर अंग्रेजों के ज़माने में एक टाइटल दिया जाता था, तो सर आइवोरी जैनिंग ऐसे करके लोग बोलते हैं ना, तो ये सब टाइटल अलाउड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लीजिए कुछ नोट्स जो कि आपके पास होने चाहिए। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। पहला लिखिए इसमें, आर्टिकल 18 abolished titles and make 4 provisions in this regard, full stop। पहला पॉइंट लिखिए, it prohibits the states from conferring any title except a मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। हाँ, ये मैंने बताया ना आपको, मिलिट्री में जैसे बोलते हैं ना लेफ्टिनेंट गवर्नर लगता है उस पर, कर्नल अभय सिंह, तो अभय सिंह के सामने कर्नल, मतलब मिलिट्री के टाइटल है आपके पास या एकेडमिक के, उसको यूज किया जा सकता है, उसके छोड़ कोई भी टाइटल नहीं यूज किया जा सकता, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया from accepting any title from any foreign state।
इसका मतलब है आर्टिकल 18, अगर आप भारत देश के नागरिक हैं, इफ़ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, और आपको यूएस गवर्नमेंट कोई टाइटल देती भी है, या आप मान के चलिए फ्रेंच गवर्नमेंट कोई टाइटल देती भी है, वहाँ ये चलन है, ब्रिटेन गवर्नमेंट आपको कोई टाइटल देती भी है, तो आप उस टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते टिल यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं एंड यू हैव टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज आर्टिकल 18 विच से कि यू कांट टेक एनी टाइटल फ्रॉम एनी अदर स्टेट। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट लिखिए, फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस, फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट can't accept any title from any foreigner states without the consent of president। मतलब कोई भी फॉरेनर अगर हमारे स्टेट में है और हमारे स्टेट में हमारे सरकार के लिए काम कर रहा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब तनख्वाह ले रहा है हमारी गवर्नमेंट से और रिसाइड कर रहा है हमारी कंट्री में, तब वो कोई भी बाहर की कंट्री से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता है। अगर लेना है उसको तो ले सकता है अगर उसको मिल रहा है अपनी कंट्री से, मगर एक तरीका है, वो अगर हमारे लिए काम कर रहा है उस टाइम में, जब तक वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से नहीं वो परमिशन लेगा तब तक वो नहीं ले सकता है। तो आपको क्या है, वो परमिशन लेना पड़ेगा उनको, किससे, कंसेंट लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिटर्न में। फोर्थ आखिरी है, नो सिटीजन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नो सिटीजन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट is to accept any under the state is to accept any present comma emolument without the consent of president। नेक्स्ट लिखिए, एक पैराग्राफ लिखिए, पॉइंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट upheld the constitutionality, Supreme Court upheld the constitutional validity of national award like Padma Award, Bharat Ratna। These awards do not amount to titles, that is comma डाल के, that is Article 18 prohibits only hereditary titles। Example, महाराजा, राय बहादुर, दीवान बहादुर, etc. They should, full stop डाल के, they should not be used as suffix or prefix to the name of the awardee। मैंने बताया ना आप लोगों को, ये आपको जो अवार्ड मिले हैं वो आपके अच्छे कार्यकाल, अच्छे काम के लिए मिले हैं, इसको आप कोई भी टाइटल के रूप में यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। नाउ नेक्स्ट, द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडे, what is that we are going to study is article 19। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाइयाँ? हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन? आर यू गाइज मेकिंग द परफेक्ट नोट्स? आर यू गेटिंग द नोट्स? आप लोगों को इंग्लिश जो चल रही है हमारी, इंग्लिश प्रिपरेशन जो नोट्स का, इज इट गुड? आर यू हैविंग सम डाउट्स? ये सब चीज़ें आप मेरे को कन्वे करते रहते हैं, वैसे तो मेरे बहुत से स्टूडेंट, कुछ लोग नहीं करते हैं आप लोगों में, उन सबको मैं बोल रहा हूँ आप भी करिए। यू कैन यू, देखिए आपको एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, पता है, हो सकता है कंसेप्ट किसी और को ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए, आपको टाइम लग रहा होगा, बट वो टाइम लग रहा है, आप एक दो बार वीडियो देखिए, आपको नहीं आ रहा है तो डीएम मी, आप डीएम करिए मेरे को। आई विल ट्राई टू कॉल यू, ट्राई नहीं, आई विल कॉल यू। हो सकता है आज आपने डीएम किया सुबह तो शाम हो जाए, बिकॉज आई माइट बी इन प्रिपरेशन ऑफ सम नोट्स और आई माइट बी इन रिकॉर्डिंग्स, बट आई विल ट्राई टू कवर एवरी डाउट ऑफ योर्स, क्योंकि हम कहीं भी डाउट आता है ना यार, तो आप समझिएगा प्रिपरेशन के टाइम पे एक टॉपिक पे डाउट आया ना तो दूसरे टॉपिक पे ऑटोमेटिकली डाउट आएगा, क्लैरिटी फर्स्ट टॉपिक की नहीं होगी तो, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। आपको ना क्लैरिटी होती जाती है, जब अब तक आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, आपको लगा होगा जब कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास चालू हुई होगी आज से 19 कितनी क्लास हो गई, 17-18 क्लास से तो ऊपर ही हो गई होंगी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की,
तो आपको लग रहा होगा कि कैसे हम पढ़ेंगे, सर क्या पढ़ाएंगे, कैसे अप्रोच होगा, नोट्स कैसे प्रिपरेशन होंगे, इंग्लिश में बोल रहे हैं सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश में तो छत्तीसगढ़ में मिलता ही नहीं है कुछ हमारे को, हमको तो ऐसे ही हिंदी में पढ़ना है, व्हाट विल बी दैट। आपने अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है, आप ऑलमोस्ट मास्टर बन गए आप कॉन्स्टिट्यूशन के, अब फंडामेंटल राइट वाइट सब खत्म हो जाएगा तो ऑलमोस्ट खत्म कॉन्स्टिट्यूशन। सोच के देखिए आप 30 क्लासेस के अंदर में आपका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से खत्म हो रहा है, दैट टू विद द नोट्स प्रिपरेशन। आपको कितना इजी हो जाएगा अब इन चीज़ों को रिवाइज करना। अब मत उठाइए लक्ष्मीकांत, आपको नहीं लग रहा है लक्ष्मीकांत उठाने का मन तो मत उठाइए, इसको पहले आप कंठस्थ कर लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए। इतना करने के बाद आपको लगता है ना कुछ और आपको पढ़ना, देखिए खत्म कुछ नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन के। आप लक्ष्मीकांत उठाएंगे, देयर आर मल्टीपल केसेस दिए हैं, वो पढ़ सक दीपचंद, मैं पता तो मेरे को सारे हैं, मैं सब बता दूंगा, बट यूटिलाइजेशन क्या है, दीपचंद केस, खड़गचंद केस, फिर आपका रीबरीबरी यूनियन केस, केरला केस, LIC केस, हजारों केस यहाँ बोल सकते, के पुट्टस्वामी केस, केसेस जरूरत आपको नहीं है, यूपीएससी के प्रिपरेशन के टाइम पे वो यूटिलाइज होता है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग, देखिए फालतू का प्रेशर डेवलप करके स्टूडेंट के सर के ऊपर कोई फायदा होता नहीं है। आपको क्लियर कट कंसेप्ट पता होनी चाहिए। हमारा पैटर्न है 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए क्या लिखना है आपको वो क्लियर होता जा रहा है यहाँ से। ईजी लैंग्वेज में मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, हिंदी इंग्लिश मिक्स में। हो सकता है आप लोग इंग्लिश मीडियम के हो, बट कुछ लोगों को हिंदी में समझ ज़्यादा अच्छे से आता, मतलब लिखते हो आप, तो आप जो मैं बोलता हूँ उसको हिंदी में लिख लिया करिए साइड में, ठीक है, कि आपको और ईजी हो जाए उन चीज़ों से। एंड देखिए प्रिपरेशन हम कुछ भी बोले, हमको समझना हिंदी में ही होता है। वी ऑल आर फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ हिंदी, हम लोग हैं तो एक्चुअली छत्तीसगढ़ में हिंदी ही हम बात करते हैं ना। वी हैव बीन थ्रू द इंग्लिश मीडियम स्कूल्स फ्रॉम नर्सरी, हम पूरा पढ़े ज़रूर हैं, बट हमको समझ, ये जेन्युइन बात है कि समझ हमको बाइलिंगुअल में ही अच्छा आता है। बट हाँ, अब वर्ड्स मैं यूज़ कर दूँ संविधान बार बार ये और ये सारे वर्ड्स को यूज़ कर दूँ अमेंडमेंट के बदले में हिंदी में वर्ड यूज़ करूँ तो आपको बहुत ज़्यादा इशू होने लगेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करिए और कनेक्टेड रहिए, मोटिवेटेड रहिए। आप सब मोटिवेशन को ख़त्म नहीं होने देना है आपको, आपका गोल क्लियर होगा ना, आप कर क्यों रहे हैं। हर जब भी आपको डिमोटिवेटेड फील होते हैं ना, तो आप ये सोचिएगा कि वाई आई एम डूइंग दिस स्टडी। यार आपके दोस्त होंगे जो अभी जॉब में होंगे, कोई कहीं और होगा, उनको देख के लगता होगा अभी आपको कि सोशल मीडिया में कि यार क्या ही लाइफ चल रही है उनकी और हम क्या ही कर रहे हैं। तो ठीक है, क्या ही कर रहे हो, कुछ कुछ रीज़न होगा ना तब आप बैठे हो पढ़ने। किसी को पढ़ना पसंद नहीं है, नौकरी सबको मिल जाती है, आप लोगों को। आप लोग जब CGPSC की तैयारी पे आए हैं तो आई नो दैट ईच एंड एवरी यू ऑफ यू आर वेल रेड एंड वेल टैलेंटेड तो होंगे ही आप, अगर इस प्रिपरेशन में आप उतरे हैं तो। कॉन्फिडेंस के बिना आदमी आ नहीं सकता। बोलते हैं ना, हाफ बैटल इज वॉन व्हेन यू थिंक अबाउट इट, तो आधा बैटल तो आपने वहीं जीत लिया था। ठीक है, अब क्या है, बस आपको पढ़ना है और फल की चिंता नहीं करनी है। जैसे गीता में लिखा हुआ है हमारे, कर्मण्येवाधिके मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल भगवान डिसाइड करके रखें, वो मिल ही जाएगा जो मिलना है आपको, ठीक है। बट बिना कर्म किए वो फल की ओर नहीं जा पाएंगे आप। तो इट इज़ व्हाट इट इज़। वेयर आर वी in Article 19? What is Article 19? Article 19 is protection of certain rights regarding freedom of speech. क्या है? Protection of certain right regarding freedom of speech. रिवाइज करते रहना भैया, बता रहा हूँ सब आर्टिकल, वरना आखिरी में बन जाएगा खिचड़ी, दाल मखनी बना के खाना पड़ जाएगा आपको। अपने को दाल मखनी नहीं खाना है इसमें, टोस्टेड सैलेड खाना है, अलग 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 सब क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। एकदम इसमें इसमें कोई कोई वो नहीं है, मैं बता रहा हूँ इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को भी उतना ही मेहनत करना है साथ में। दो, हमेशा एजुकेशन टू वे होता है, अगर आपका आपके लिए आपको पढ़ाने वाला इतना मेहनत कर रहा है तो आपको भी उतना ही मेहनत करना है, ठीक है। चलिए, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये क्या होता है। ये एक फंड, देखिए जो आर्टिकल 19 है ना, वो 6 मेजर राइट्स हैं उसके अंदर, स्पीच, मूवमेंट, ये सबसे रिलेटेड। तो आर्टिकल जो है पहला आपको ये पता होना चाहिए, आर्टिकल 19 ऑफ 1, क्या आर्टिकल 19 ऑफ 1 ये क्या बोलता है, फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ सिटीजन की बात करता है। क्या? फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ सिटीजन। अब ये जो आर्टिकल 19(1) है, इसके अंदर 6 राइट्स हैं और, ठीक है। तो ये आप कैसे लिखेंगे, आर्टिकल 19 ऑफ 1 ऑफ ए,
ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे आर्टिकल 19 ऑफ 1 ऑफ ए, 19 ऑफ 1 ऑफ बी, ये और मतलब 1 के अंदर भी सब क्लॉज है ये। तो आर्टिकल 19 ऑफ 1 ऑफ ए क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट। राइट टू लाइफ के बाद सबसे ज्यादा इंटरप्रिटेट किया हुआ राइट, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला राइट है आपका सिटीजन को बोलने का, लिखने का, अपनी बात रखने का, प्रेस की फ्रीडम का और इंटरनेट पे एक्सप्रेस करने का अधिकार। सब चीजें एक लाइन में बोल दिया हूं मैं। राइट टू स्पीच आपको मिलता है, आपका फ्रीडम, क्या आप बोल सकते हैं, क्या आप लिख सकते हैं, आप फेसबुक पे लिखते हैं, आप ट्विटर पे लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे लिखते हैं, वो राइट्स कहाँ से मिलते हैं आपको, यहीं से मिलते हैं। आप क्रिटिसाइज करते हैं किसी को, आप अगर न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, प्रोटेस्ट में आप स्लोगन देते हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं लोग प्रोटेस्ट में, तो वो सब कहाँ से राइट आ रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, वो सारे राइट राइट टू स्पीच से आपको मिलते हैं। वेरी डेकोरेटेड राइट, वेरी इंपॉर्टेंट राइट, वेरी फंडामेंटल राइट विथ रेस्पेक्ट टू अ सिटीजन। हमको ये राइट मांगता ही इच्छा, अपने को ये राइट बहुत ज़रूरी है। हमको हमारे पर्सनल ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए ये राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राइट टू स्पीच नहीं होगा तो गवर्नमेंट आपको किसी भी पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, उनको पसंद नहीं आई, वो कर्टेल कर सकते हैं आपकी बात, आपको सीधा जेल डाल सकते हैं। मगर आपके पास राइट टू लाइफ है, हर सिटीजन को बोलने का, लिखने का, अपनी बात रखने का, प्रेस को अपनी फ्रीडम, इंटरनेट पे आप जो एक्सेस करते हैं चीज़ें, एक्सप्रेस करते हैं चीज़ें, सबका राइट आपको, सबका पावर मिलता है फ्रॉम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 ऑफ 1 ऑफ ए। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए ये बट क्या है, एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है। क्या नहीं है, एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है। क्यों नहीं है अभी एब्सोल्यूट इन नेचर, तो इसमें कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं। ये आर्टिकल 19 1 ऑफ ए हो गया, अब इसी में आर्टिकल 19(2) है, ये लिखिएगा मत, ये आर्टिकल 19(2) को ये बस लिखिएगा। आर्टिकल 19(2) क्या बोलता है कि कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं किसमें सरकार रोक सकती है। ऐसा तो नहीं है ना भैया राइट टू स्पीच दे दिए, दे रहे हैं दन दिन हेट स्पीच फैला दे रहे हैं। आप व्हाट्सएप में चल रहा है हेट स्पीच पे, दंगे दंगे हो रहे हैं देश में, आग हो गया पूरा देश, आग ही आग चल रहा है, धुआं धुआं हो रखा है, ऐसे नहीं चलता है। तो कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं हमको आर्टिकल 19 ऑफ 2 में कि आर्टिकल 19 1 ऑफ ए जो है उनको किन ग्राउंड्स में रोका जा सकता है। तो आपको ग्राउंड्स पता होने चाहिए। वो ग्राउंड्स है अगर सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया कुछ भी दिक्कत आ रही है उसमें, हमारे सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी, भारत के मान सम्मान पे और हमारी सोवरेनिटी पे कोई दिक्कत आ रही है आपके राइट टू स्पीच से, आप कुछ जो आर्टिकल लिख रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, तो आपको क्या किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है आपके राइट टू स्पीच को। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स, हमारे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स, कुछ आप पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारे देश का फैला रहे हैं या कुछ भी वीडियोस हो, तो अगर हमारे सिक्योरिटी के ऊपर कोई दिक्कत आ सकती है आपके राइट टू स्पीच से, तो उसको आपके कर्टेल किया जा सकता है। अगर आप दूसरे देश के बारे में कुछ गलत लिख रहे हैं और उससे हमारे फ्रेंडली रिलेशंस खराब हो रहे हैं, लेट से कि हम भूटान और हमारी अच्छी दोस्ती है और हमारे देश के न्यूज़पेपर भूटान के ऊपर दे रहे हैं कुछ भी फालतू फुकट का बात, तब हमारे देश में कर्टेल किया जा सकता है राइट टू स्पीच उनका, सो दैट वी कैन मेंटेन द फ्रेंडली रिलेशन विद आर फॉरेन स्टेट्स। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, अगर आप हेट स्पीच दे रहे हैं और हेट स्पीच के कारण पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है, आगजनी दंगे हो रहे हैं, तब आपको क्या, आपके राइट टू स्पीच को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। डिसेंसी एंड मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आप अगर कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं उनके जजमेंट का और कोई भी चीज़ों का, तब किया जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे फेक न्यूज़ फैलाते हैं कई लोग, उससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हेट स्पीचेस से हमारे देश में तो बहुत मल्टीपल टाइम दिक्कत आती है। या कोई एकदम वायलेंट स्लोगन दे दिया आपने, जो स्लोगन सुन के लोग क्या हो जा रहे हैं, एकदम लड़ाई वड़ाई करने के लिए वो हो जा रहे हैं, फुल रेडी हो जा रहे हैं, तो उन स्लोगन को भी क्या किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है आर्टिकल 19 1 ऑफ बी। आर्टिकल 19 छोटा बी है, आर्टिकल 19 1 ऑफ बी क्या है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबल, सॉरी फ्रीडम टू असेंबल होगा ना यार, ऑफ क्या होगा, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। इसका मतलब है आप कहीं भी लोग इकट्ठा हो सकते हैं बिना कोई हथियार रखे हुए।
जैसे कि कैसे हो गया, अब ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल फ्रीडम टू असेंबल से क्या क्या चीज़ें हम इन्फर कर सकते हैं। तो इस पे आपको पता होना चाहिए, शांति से एक जगह पे जमा होकर बिना हथियार के आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जैसे जामा मस्जिद हो गया, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जामा मस्जिद बोल रहा हूँ यार मैं, जंतर मंतर, आप लोगों ने सुना होगा जंतर मंतर पे धरना देने चले गए। तो जंतर मंतर में फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो फ्रीडम ऑफ आपका असेंबली है, उसी का यूज़ करके लोग जंतर मंतर में जाके बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, लोग करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट। बट आपको पता होना चाहिए इसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन रखा हुआ है। वो रेस्ट्रिक्शन क्या है आपका, कि पब्लिक ऑर्डर और सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी, मतलब पब्लिक ऑर्डर, आप कहीं जंतर मंतर में जाके बैठे हैं और आपके चक्कर में वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई और पब्लिक ऑर्डर बहुत उग्र होके क्या है, कुछ भी दिक्कत आ सकती है ऐसा गवर्नमेंट को लगता है, तो आपके फ्रीडम ऑफ असेंबली को कर्टेल किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका आर्टिकल 19(1) ऑफ सी। क्या, आर्टिकल 19(1) ऑफ सी। अब ये आर्टिकल 19(1) ऑफ सी क्या है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। अब इसमें क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में बनती हैं वो इसी फंडामेंटल राइट्स के अंडर बनती हैं। जैसे ट्रेड यूनियन हो गया, पॉलिटिकल पार्टी हो गए, एनजीओ हो गए, वेलफेयर सोसाइटी हो गया। ये बनना कहाँ से अलाउड हुआ, तो ये जो आपका फ्रीडम ऑफ टू फॉर्म एन एसोसिएशन, एक पॉलिटिकल पार्टी क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ पीपल ही तो है, विच आर हैविंग अ सेम आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, दे ऑल हैव कनेक्टेड ईच अदर एंड दे हैव फॉर्म्ड एन एसोसिएशन बिकॉज दे आर हैविंग अ सिमिलर आइडियोलॉजी। तो ये क्या है, फ्रीडम ऑफ टू फॉर्मिंग एन एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो जैसे अब बीएसपी है, कुछ भी है, तो उसमें क्या होते हैं, सबके यूनियन होते हैं, वो भी उसी से अलाउड होते हैं। अब इसको कैसे, इसको भी रोका जा सकता है, रेस्ट्रिक्शन है। अगर आपके फ्रीडम ऑफ जो एसोसिएशन आपने बनाया है वो पब्लिक ऑर्डर में दिक्कत कर रहा है, तो इसको कर्टेल किया जा सकता है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन को। अगर सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ दिक्कतें आ रही हैं आपके, किससे, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से, तो भी इसको किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो गया नेक्स्ट, आर्टिकल 19(1) ऑफ डी। अब आर्टिकल 19(1) ऑफ डी क्या है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन इंडिया। अब फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन इंडिया क्या है, आप किसी भी पार्ट में देश के जाके रह सकते हैं, कहीं भी बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मुंबई या शिमला है, आप मुंबई से शिमला या केरला ट्रेवल करना चाहते हैं तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे देश में। तो यही है फ्रीडम ऑफ क्या, मूवमेंट। अब इसके लिए क्या रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, तो इसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन है कि अगर जैसे कोविड था उस टाइम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोका गया। आप बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है अभी करंट में आप देखेंगे तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को कब रोका गया था हमारे देश में, जब पब्लिक हेल्थ की बात आ गई थी। भाई आप कोरोना के टाइम बोलते कि मेरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है और मैं पूरे देश में घूमूंगा, और आपको कोविड पॉजिटिव होते आप, तो सोच के देखिए क्या होता। तो ये है हमारे पास ये कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोका जा सकता है जब पब्लिक हेल्थ की बात आती है या फिर स्केड्यूल ट्राइब एंड पॉपुलेशन की बात आती है। ठीक है, स्केड्यूल ट्राइब के पॉपुलेशन को के एरिया को बचाने की बात। जैसे कि आपको पता होगा अंडमान निकोबार में एक जवारा ट्राइब्स है। अब वो जो सेंटिनल ट्राइब्स हैं, वहाँ पे जिस आइलैंड में वो रहते हैं, सेंटिनल आइलैंड में जवारा ट्राइब्स, उस पर्टिकुलर आइलैंड में वहाँ किसी भी आम पब्लिक को जाना अलाउड ही नहीं है, बिकॉज दे आर दोज ट्राइबल पीपल डोंट फाइंड फ्रेंडलीनेस विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, तो ये भी रोस्ट्रिक्शन किया जा सकता है इन सारी चीज़ों पे। तो ये आपको पता होता चाहिए, ये आपको पता होना मांगता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज आर्टिकल 19(1) ऑफ ई। आर्टिकल 19(1) ऑफ ई, और ये क्या बोलता है, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर। इसका मतलब है आप कहीं भी पैदा हो, कहीं के भी हो आप देश में, आप कहीं भी जाके शहर में परमानेंटली सेटल हो सकते हैं। जैसे आपको आप रहते हैं बिलासपुर में, रायपुर में, और आपको मन कर रहा है खूब पैसा वैसा कमा लिए, जाएंगे नैनीताल में लेंगे घर, और घर लेके हिल स्टेशन में जीवन बिताएंगे। तो हिल्स का थोड़ा सा दिक्कत है, वहाँ कहीं ऑप्शन है तभी ले पाएंगे। लेट्स से द एग्जांपल, आप जाए चाहते हैं, आप जाएं गोवा में, जाके आपको ज़मीन लेना है और लेके रहना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो आप कहीं भी सेटल हो सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। भारत हमारा है, हम कहीं भी जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब नेक्स्ट आखिरी आपका है क्या,
आर्टिकल 19(1) ऑफ जी। यहाँ पे आप बोलेंगे सर आर्टिकल 19(1) ऑफ एफ कहाँ है, तो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक ये आर्टिकल 19(1) ऑफ एफ पहले राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। इसी को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से हटाया गया है। तो इसीलिए आर्टिकल 19(1) ऑफ एफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब नहीं दिखता है, इसको हटा दिया गया है। इसीलिए अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आर्टिकल 19(1) ऑफ जी। और ये बोलता है फ्रीडम टू अब कहाँ है आपका फ्रीडम राइट टू प्रॉपर्टी, ये आर्टिकल 300A में है, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पहले जब संविधान बना तो ये क्या था, फंडामेंटल राइट। और जैसे ही संविधान बना धन सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस आने लग गए, किसके, इसी के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो तुरंत समझ आया संविधान में ये एक थोड़ा सा फ्लॉ हमने डाल दिया है कि हमको फंडामेंटल राइट नहीं देना है, राइट टू प्रॉपर्टी। फिर उससे क्या होता है दिक्कत, कोई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, रोड्स बनाने हैं, तो सब सुप्रीम कोर्ट आ जाते, सरकार ले रही है हमारा प्रॉपर्टी और ये फंडामेंटल राइट है, तो इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सरकार लॉ ला के चीज़ें चेंज कर देती हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको हटा दिया गया। आर्टिकल 191 ऑफ जी क्या है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। तो इसमें क्या है, इसका मतलब आप कोई भी प्रोफेशन, चाहे बिजनेस करना हो, कोई भी व्यवसाय करना हो आप, या फिर आप जो भी लीगल हो, मगर वो लीगल हो तो आप कहीं भी किसी भी स्टेट में कर सकते हैं। जैसे आपको डॉक्टर बनना है, लॉ फर्म चलाना है, दुकान खोलना है, तो आप किसी भी स्टेट में जाके भारत के कर सकते हैं उस काम को, ठीक है। बस इसमें वही है, रेस्ट्रिक्शन क्या है इसमें कि जहाँ लाइसेंसिंग ज़रूरत होती है, लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे लिकर शॉप खोलना है तो आप लिकर शॉप नहीं खोल सकते जाके। आपको मेडिसिन प्रैक्टिस करनी है, मतलब डॉक्टरी प्रैक्टिस करनी है, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए उसकी, वरना आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। स्टेट में रजिस्टर होना चाहिए। लॉ में आपको अगर डॉक्टर का काम, लॉयर का काम करना है तो बार काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। ये सारे बस इसमें रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। अब और कुछ है क्या, मैं देख लेता हूँ, एक बार समझ लेता हूँ। देखिए, इमेजिन करिए, समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। ये हो गए हमारे आर्टिकल सारे 19(1) ऑफ ए से लेके 19(1) ऑफ जी, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपको बोलने की आज़ादी नहीं होगी, एक्सप्रेशन करने की आज़ादी नहीं होगी तो दिक्कत है। अगर आपको एक्सप्रेशन और बोलने की आज़ादी दी जाती है तभी तो 4-5 लोग मिलेंगे और असेंबल होंगे एक जगह पे। जब आपको बोलने की आज़ादी दी जाएगी तब भाई आप 4 लोग खड़े हैं कमरे में, कोई बोलने की आज़ादी नहीं है, तो एक एसोसिएशन बन सकता है क्या, नहीं। जब आपको राइट टू स्पीच, बोलने की आज़ादी मिलती है तब आप एसोसिएशन बनाते हैं, तब आप असेंबल होते हैं। पहले तो 4 लोग एक कमरे में, 10 लोग हैं, 10 लोग एक मुंह बंद करके बैठे हैं, कुछ नहीं होना है, ऐसे ही बैठे रहेंगे। जैसे ही वहां बोलने की आज़ादी लाई गई तो क्या होगा, सब एक दूसरे से बात करेंगे। और बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको अलग अलग कोने में खड़े इकट्ठा होना पड़ेगा। तो क्या हो गया, असेंबली हो गई। तो ये असेंबली हो गई। जैसे ही असेंबल होंगे लोग, तो कुछ लोगों का, 5 लोगों का थॉट प्रोसेस एक टाइप का होगा, 5 लोगों का थॉट प्रोसेस एक टाइप का होगा। तो वहां क्या हो जाएंगे, दो अलग अलग एसोसिएशन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एसोसिएशन बन जाएंगे। अब ये एक एसोसिएशन हो सकता है बोलेगा इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं, एक एसोसिएशन बोलेगा चलो फार्मिंग का वर्क करते हैं। तो क्या होगा, दे विल मूव एंड रिसाइड। अब इंडस्ट्रियल वर्क करना है तो उनको शहरी इलाके में जाना पड़ेगा, जिनको फार्मिंग का वर्क करना है वो ग्रामीण इलाके में जाएंगे, रूरल इलाके में दे विल गो टू अर्बन एंड दे विल गो टू रूरल एरिया। अब यहाँ से क्या होगा, दे विल मूव एंड रिसाइड। आफ्टर दैट अगर ये हो जाएगा तो जाने के बाद वो मूव कर गए रिसाइड, वहां पे जगह भी ले लिया, रुकने लगे। अब क्या होगा, दे विल प्रैक्टिस द प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन। जो लोग एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे लैंड खोज के, और जो लोग प्रोफेशन चाहिए वो सरकारी नौकरी खोजने या प्राइवेट नौकरी खोजेंगे इंडस्ट्रीज में जाके। तो ये आपको याद करने के लिए मैंने समझाया है कि ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे तो आपको आर्टिकल्स नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग जो मैंने आपको समझाया है। नाउ लेट अस राइट सम ऑफ द नोट्स। सबसे पहले आप लिखिए आप आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम।
देखिए पहला पॉइंट उसमें, आर्टिकल 19 guarantees to आर्टिकल 19 guarantees to all citizen the sixth right. पहला, ओरिजिनली आर्टिकल 19 contained 7 rights, full stop. Right to property was deleted by 44th Amendment Act. मैं फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट बोल दिया था शायद तक गलती से यार, मेरे दिमाग में वो चला गया था, सॉरी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में 9th स्केड्यूल बनाया गया था। आई जस्ट गॉट सम कन्फ्यूजन दैट पर्टिकुलर टाइम, अभी मेरे को ध्यान आया कि हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटाया गया था। किससे हटाया गया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, और आर्टिकल 300 ए लाया गया था, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या लिखा हमने? ओरिजिनली कॉमा आर्टिकल 19 कंटेन्ड 7 राइट, फुल स्टॉप, राइट टू प्रॉपर्टी was deleted by 44th Amendment Act of 1978 and was included under Article 300A. Next point. These six rights are protected against only state action and not private individual. सिर्फ और सिर्फ स्टेट, वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि अब अनटचेबिलिटी को छोड़ के सारे राइट सिर्फ स्टेट के लिए है। नेक्स्ट इज द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन दीज 6 राइट solely on the ground mentioned in Article 19 itself and not on any other ground. पहला लिखिए अब, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। It contains the following rights. Right to first A लिखिए, right to propagate one's view as well as views of others. क्या बोला मैंने? Right to propagate one's views as well as views of others. B लिखिए, freedom of press. C लिखिए, freedom of commercial advertisement. डी लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि प्रीलिम्स में आ जाए आपके क्या क्या उसके अंडर आते हैं एम्बिट में। राइट अगेंस्ट टेपिंग एंड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। फिर लिखिए, राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब कि हमारे देश में बंद करना अलाउड नहीं है। ठीक है, जो बंद आप बुलाते हैं ना लोग, आज पूरा दुर्ग बंद है, रायपुर बंद है, छत्तीसगढ़ बंद है, इंडिया बंद है, वो अलाउड नहीं है। प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करना अलाउड है। ठीक है, हड़ताल अलाउड नहीं है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, एफ लिखिए, फ्रीडम ऑफ साइलेंस। इसका मतलब राइट टू स्पीच के अंदर ना बोलना भी आपकी एक संवैधानिक राइट है। राइट टू नॉट स्पीक इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट इफ यू डोंट वांट टू स्पीक। तो राइट टू साइलेंस, राइट ऑफ साइलेंस, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, सॉरी। And the G is right to demonstration or picketing but not right to strike. मैंने बोला ना हड़ताल करना अलाउड नहीं है। ठीक है, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पिकेटिंग कर सकते हैं। अब उसमें नीचे लिखिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, सोवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कॉमा, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, कॉमा, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स, कॉमा, पब्लिक ऑर्डर, कॉमा, डिसेंसी एंड मोरालिटी, नेक्स्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, हो गया। अब सेकंड लिखिए, फ्रीडम ऑफ असेंबली। इसमें लिखिए, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू, ऑल सिटीजन हैव द राइट टू assemble peacefully without arms. सेकंड लिखिए, right to hold public meeting, comma, demonstrations. नेक्स्ट लिखिए थर्ड पॉइंट, permitted only on public land.
इस ऐसा नहीं है कि आपको असेंबल होना है तो आप किसी के प्राइवेट ज़मीन खेत में जाके असेंबल हो जा रहे हैं, सरकारी ज़मीन पे, ठीक है। नेक्स्ट इज डज नॉट प्रोटेक्ट violent comma does not protect violent comma disorderly assemblies that causes breach of public peace or involves arm। इसके बाद लिखिए right does not include right to strike। इसके बाद है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन टू ग्राउंड्स। पहला है इसमें सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सेकेंड है पब्लिक ऑर्डर। ये मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तीसरा लिखिए फर्स्ट पॉइंट ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और cooperative societies, that is all citizens have the right to form political parties, comma companies, comma partnership firms, comma societies, comma clubs, comma organization, comma trade union, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इंक्लूड्स नेगेटिव राइट्स ऑल्सो ऑफ नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लिख लीजिए, इसके लिए क्या क्या है, क्या क्या बताया था मैंने, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। अब पॉलिटिकल पार्टी आप बना जरूर सकते हैं, मगर पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन सेंट्रल पार्टी, स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे देश में, उसका आपके पास पावर नहीं है, ठीक है। इसमें वो नहीं बोलता कि आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आप बना बस सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज फोर्थ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। उसमें लिखिए एवरी सिटीजन हैज द राइट टू मूव फ्री इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। स्टेट के अंदर मतलब कहीं छत्तीसगढ़ के हैं आप तो 33 डिस्ट्रिक्ट में भी आप घूम सकते हैं, और आप चाहें तो छत्तीसगढ़ कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक नहीं, गुजरात से मणिपुर, नागालैंड तक भी आप घूम सकते हैं, ठीक है। सेकंड लिखिए ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट नेशनल फीलिंग। भारतीय होने का इससे आपको गर्व मिलता है और आपको फीलिंग आती है कि हम भारतीय हैं। रेस्ट्रिक्शन लिखिए इसमें इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक प्लस प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी स्केड्यूल्ड ट्राइब। आपको यहाँ एक और चीज पता होना चाहिए, आप देखिए दो चीजें होती हैं, एक भारत देश के अंदर घूमना और एक दूसरा हो जाएगा भारत के बाहर जाना। यानी इंडिया के अंदर घूमना, इंडिया के अंदर कहीं भी जाना आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और एक होता है आपका इंडिया के बाहर कहीं भी जाना। तो ये दो राइट्स हो गए अलग अलग। तो आपको एकदम स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि अगर इंडिया के अंदर आपको घूमना है तो अंडर आर्टिकल 19 ये आपको पावर मिलता है। तो लिखिए आर्टिकल 19 गिव्स यू राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री। आर्टिकल 19 गिव्स यू द राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री। तो आउटसाइड द कंट्री कौन देता है, तो आर्टिकल 21 गिव्स राइट टू मूव आउटसाइड ऑफ द कंट्री। ये आपको क्लियर होना चाहिए, अगर प्रीलिम्स में फंसाने की कोशिश किया तो यहाँ फंसना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा लिखिए आप फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। इसमें पहला पॉइंट लिखिए आप every citizen has the right to reside and settle every citizen has the right to reside and settle in any part of the territory of India in any part of the territory of India। कहीं भी सेटल हो सकता है कोई भी। नेक्स्ट इज intended to remove
intended to remove internal barriers within country. रेस्ट्रिक्शन लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एसटीज। ठीक है। नेक्स्ट इज राइट टू प्रोफेशन। तो उसमें लिखिए टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन कॉमा ट्रेड एंड बिजनेस। पहला पॉइंट, इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू कैरी ऑन अ प्रोफेशन और बिजनेस, it does not include right to carry on a profession or business or trade or occupation that is immoral or dangerous. Either state can absolutely prohibit these or regulate through licensing. तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारी आज की क्लास हो जाती है ख़त्म। ठीक है, हमने काफ़ी नोट्स प्रिपरेशन किए, काफ़ी समझने की कोशिश की है आज। अब हम लोग नेक्स्ट जो आपका क्लास रहेगा उसमें 20, 21, 22, 23, 24 देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, यू आर मूविंग ईच डे अहेड। हर दिन बीतते दिन के साथ आप कहीं ना कहीं अपने गोल के पास पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो thank you for watching the classes, guys.